बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 29 मार्च की शाम को कुछ कुत्ते एक शॉपर के ऊपर झगड़ा कर रहे होते हैं। हर कुत्ते की कोशिश होती है कि वो उस शॉपर को लेकर वहाँ से भाग जाए। इसी असना में इनकी लड़ाई में ये शॉपर फट जाता है और जब ये फटता है तो इस शॉपर में से बदबू जो है उसके भभूके हर तरफ फैल जाते हैं। इस शॉपर के अंदर से एक शख्स का मस्कशुदा सर मिलता है। चेहरे की हालत छुरियों के वार से इतनी बिगड़ी हुई होती है कि चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर ही होता है। इस बात की रिपोर्ट पुलिस को होती है। पुलिस जहां पर पहुंचती है, शॉपर को अपने कब्जे में लिया जाता है। चेहरे की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन कुछ मालूम होकर नहीं देता। इलाके में पुलिस को फैला दिया जाता है और जानने की कोशिश की जाती है कि जिस्म के बाकी बॉडी पार्ट्स अगर मिल जाए तो फिर फिंगरप्रिंट से अंदाज़ा हो सकता है कि ये शख्स कौन है। कुछ ही दिन के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद तकरीबन, एक और शॉपर मिलता है यहीं से कुछ फासले पर। और ये एक जगह मिट्टी के अंदर दबा होता है शॉपर, और इस शॉपर में से जिस्म का बाकी हिस्सा यानी गर्दन से लेके पेट तक का हिस्सा जो है कटा हुआ मिलता है। फिर कुछ ही दूर एक और शॉपर मिलता है जिसमें जिस्म के बाकी हिस्से होते हैं, लेकिन बाजू को जगह जगह से काटा होता है। अंगूठे का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। हो सकता है अंगूठे को कोई जानवर ही खा गया हो। अब पुलिस के लिए ये केस मुश्किल हो जाता है कि मालूम नहीं हो पा रहा होता कि आखिर ये शख्स कौन है। इस शख्स के दांत में से एक टूथ कैप मिलता है। टूथ कैप से कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि ये शख्स कौन है। तो फिर अंदाज़ा लगाने के लिए कोशिश की जाती है कि शायद किसी डेंटिस्ट से इसका कोई रिकॉर्ड मिल जाए, लेकिन वो भी कुछ मालूम नहीं हो सकता। ऐसे में इस शख्स के बाजू का एक हिस्सा ऐसा मिलता है जिस पर 3 डॉट नज़र आते हैं, और ये 3 डॉट जो हैं ये टैटू के होते हैं। लेकिन मालूम नहीं हो रहा होता कि बाकी का टैटू किस तरह का था, लेकिन ये 3 डॉट अलग से बताते हैं कि ये उस टैटू के अलावा भी 3 डॉट अलग से है इस शख्स के बाजू पर। अब पुलिस जो है दूसरा तरीका इख्तियार करती है। सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है, लेकिन कुछ मालूम होके नहीं देता कि आखिर क्या वजह है, कौन इधर आया होगा, कौन गया, कुछ समझ नहीं आ रही होती। इस इलाके में दूर दूर तक तो सीसीटीवी कैमरास नहीं होते। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कातिल बड़ा ही शातिर था, जिसने ये तमाम चीज़ें जो है सोच रखी थी कि किस तरह से उसने कहाँ पहुँचना है और किस तरह से उसने इस बॉडी को डिस्पोज करना है। ये सब चीज़ें अपनी जगह चल रही थी, लेकिन ऐसे में पुलिस को एक क्लू मिलता है, और वो क्लू मिलता है जनाब वहाँ से जहाँ पर कि एक रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज कराई गई थी अब से कुछ दिन पहले। ये शख्स अपने भाई की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था और उसने कहा कि मेरा भाई बहुत दिनों से मिसिंग है, उसको तलाश किया जाए। उसने जहाँ पर उसकी निशानियाँ बयान की थी, उसने वहाँ पर उसके बाजू पर एक टैटू और टैटू के नीचे 3 डॉट्स वाले टैटूज़ का भी जिक्र किया था। अब जब ये चीज़ उसके साथ टैली होती है तो फ़ौरन ही उस शख्स को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, उसको बाजू का वो हिस्सा दिखाया जाता है, और वो 3 उन डॉट्स को पहचान कर कहता है कि ये तो उसके भाई का ही है। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है डीएनए मैचिंग और ये तमाम चीज़ों से चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कि ये शख्स वही है जिसको ये अपना भाई क्लेम कर रहा है। अब यहाँ तक तो मालूम हो जाता है। अब ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसको मारने वाला कौन था। इस शख्स को जिसको मारा गया, इसकी उम्र 35 साल थी। ये नौकरी की गर्ज से पिछले 12 साल से यहाँ गुजरात में मुकीम था, और गुजरात की एक फार्म कंपनी में ये काम करता था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। इसकी फैमिली में इसका नाम मैं आपको बताती चलूँ, इसका नाम है सचिन, और सचिन की फैमिली में उसकी बीवी है जो कि और एक उसका बेटा है। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये सचिन अपनी बीवी और बेटे को गाँव छोड़ता है। गाँव छोड़ता है, एक शादी होती है। गाँव छोड़ने के बाद ये शहर आता है, और ये घर वाले अब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो अपनी बीवी और बच्चे को वापस बुलाएगा। इसी अवस्था में इसका भाई कहता है कि मुझे अपने भाई का मैसेज आता है, और उस मैसेज में वो लिखता है कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया है पैसों के मामले पर, और मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो उसका ताल्लुक़ किसी और के साथ है, उसका किसी से अफेयर है, और मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहता। वो सब बड़े हैरान होते हैं इस बात पर कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि उसने एकदम से ही अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। उसने तो रेल की टिकट भेजनी थी, इनको वापस बुलाना था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। अब उसके बाद सचिन से जब इनका कोई राबिता वो कहता है भाई के नहीं होता है, तो फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं आऊँ और शहर आकर उसको ढूँढूँ। एकदम से तलाक की अचानक क्या बात हो गई, ये सब जानने के लिए वो शहर पहुँचता है, और शहर आके सचिन के एक दोस्त को भी तलाश करता है। उससे जब पूछता है तो वो इज़हार करता है कि मुझे नहीं मालूम। अब इसका दोस्त जिससे ये जाकर मिलता है उसका नाम है शैलेंद्र। शैलेंद्र जो है कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अब शैलेंद्र जो है वो जब कहता है कुछ नहीं मालूम, वो भी इसके साथ आता है और आके रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब इसके बाद जो इसका भाई है उसे मज़ीद शक होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि मेरे भाई का फ़ोन उसके बाद से बंद है। अब पुलिस जो है बारी-बारी सबसे राब्ता करना शुरू करती है। सबसे पहले जो भाई की बीवी, उसके बारे में जब अंदाज़ा होता है कि वो तो गाँव में है, उनको शक होता है कि वो क्यों नहीं जानती अपने शौहर के बारे में, लेकिन पूरी कहानी उसके भाई ने क्लियर कर दी, मोहित ने, और उसने कहा कि मामला ये है कि उसने तो हमें एक मैसेज किया और उसके बाद से उसका फ़ोन बंद है।
अब उसके दोस्त शैलेंद्र के पास पुलिस जब जाना चाहती है और उसको फ़ोन करना चाहती है, क्योंकि मालूम हुआ था कि वो साथ गया था इसके ढूंढने के लिए और पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए भी, तो उसका फ़ोन मुसलसल बंद होता है। यहाँ से पुलिस को ये बात खटकती है, क्योंकि कातिल हमेशा डर के मारे अपना फ़ोन बंद कर देता है। इस बात ने उनके शक को तक़वियत दी और उन्होंने किसी तरह शैलेंद्र तक पहुँचने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, वो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी एक रूटीन होती है। उसके काम की जगह से मालूम किया, उसके घर तक पहुँचे और जब उसके घर पहुँचे, वहाँ से उसको पता लगता है कि वो तो वहाँ से गायब हो गया है। अब उसके लिए छापे मारे जाते हैं और आखिरकार पुलिस अपना तरीक़ाकार जो इख्तियार करती है, उससे वो उसको गिरफ़्तार कर लेती है। जब गिरफ़्तार करती है और अपना तरीक़ाकार इख्तियार करती है, सही चितरौल होती है, तो उसके बाद वो फर-फर बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन इसने मेरी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक भी है। अपने घरों में अपने दोस्तों को ठहराने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सीख है इसके लिए। होता कुछ इस तरह से है कि शैलेंद्र और सचिन जो है, ये बहुत पुराने दोस्त थे। ग्रेजुएशन इन्होंने साथ की, उसके बाद ये दोनों शहर आए। शहर आने के बाद इन दोनों ने साथ काम की तलाश की। साथ काम की तलाश की, एक ही जगह घर लिया, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान में शैलेंद्र की हो जाती है शादी। शादी होने के बाद वो अलग घर ले लेता है। अब वो सचिन को कहता है कि तुम भी शादी कर लो और अपना घर बसा लो, और तुम जो हो, अभी जब तक तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं, तो तुम मेरे पास आके रह लो। अभी मोहब्बत में, दोस्ती में, बचपन की दोस्ती, याराना, जिगराना जो कुछ भी था, उसमें ये इसको अपने साथ अपने घर में रख तो लेता है, लेकिन ये अपने दोस्त के घर रह कर भी और उसकी एक नेकी को सामने रख कर भी उसके घर पर ही नक़ब लगाता है। एक दिन बड़ी माज़रत के साथ, अब आगे की थोड़ी-सी कहानी कुछ इस तरह की है। ये वाक़या बड़ा वायरल है इस वक़्त इंडिया में, और ये जिस दिन, एक दिन इसका जो दोस्त है शैलेंद्र अपनी नौकरी पर गया होता है, तो सचिन उस दिन इसके घर में होता है। सचिन जिस दिन घर पे होता है, शैलेंद्र की बीवी जो है वो वॉशरूम में नहाने गई होती है और ये उसकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बना के अपने पास रख लेता है। नीयत इसकी जो भी थी उस वक़्त, उसकी नीयत वो नहीं थी जो उसने बाद में किया, लेकिन उस वक़्त इसकी नीयत जो है, एक गलत आदमी था, एक गंदा इंसान था। एक दोस्त के रूप में बहरूपिया था, एक दोस्त के रूप में बिच्छू था, एक साँप था, जो डंक मारता है अपनों को। और वैसे भी हमारा तो दीन कहता है, चले उनके मज़हब में जो भी होगा, हमारे दीन में तो ये है कि एक जो आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है। यहाँ तक कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में देवर के साथ भाभी का रहना, या जेठ के सामने भाभी का आना-जाना, या एक ही घर में रहना, जो है उसको भी नापसंद किया गया है। और कहा गया है कि शादी के बाद देवर और जेठ के घर अलग-अलग होने चाहिए। ठीक है, माँ-बाप को आप रखिए साथ, उनकी खिदमत कीजिए, लेकिन देवर और जेठ को आपस में एक ही घर में रहने से भी कहते हैं कि अच्छा नहीं है। जितना एक पर्दा हो सके वो बेहतर है, और एक घर में रहते हुए पर्दे को सर से ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता। और सिर्फ पर्दे की बात नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप हर वक्त सामने मूव कर रहे हैं, आपके घर का एक माहौल होता है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अब ऐसा होता है जनाब कि ये जो शैलेंद्र है, ये शैलेंद्र यानी कि जिसकी बीवी की इसने वीडियो बनाई है, इसको ये मालूम नहीं होता कि मेरा दोस्त जो है वो ये हरकत कर चुका है। उसके बाद जो सचिन है, उसकी भी शादी हो जाती है, फिर वो सामने ही एक और घर किराए पे ले लेता है। अब ये दोनों दोस्त जो हैं, ये आपस में बड़े करीब थे, मोहब्बत में थे, जो कुछ भी था। अब जो सचिन है, यानी कि जिसका कत्ल हुआ है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है शदीद। वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो लोन लेने में उसकी मदद करता है शैलेंद्र, जिसकी बीवी की उसने वीडियो बनाई है। अब शैलेंद्र जो है इसको लोन लेकर देने में मदद तो करता है, उसके बाद जब पैसे वापस करने होते हैं तो शैलेंद्र के पास पैसे नहीं होते, आएँ-बाएँ शाई करता है। फिर शैलेंद्र के लिए मुश्किलात होती हैं, क्योंकि सचिन जो है वो पैसे नहीं दे रहा होता। अब वो बार-बार जो है सचिन को कहता है कि पैसे दो, वरना मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। वो लोग मेरे घर पर आकर खड़े हो जाते हैं, और ये चीज़ जो है इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह बनती है। यहाँ तक कि लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। लड़ाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो तकरार होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद जनाब इन दोनों के दरमियान खिट-पिट होके ज़रा फासले आ जाते हैं। जब फासले आ जाते हैं, एक दिन फिर शैलेंद्र जो है वो सचिन के घर जाता है और उसे कहता है, अब पैसे दो, वरना इसके बाद मैं कोई अगली बात करूँगा। यहाँ पर आखिर वो आपे से बाहर हो जाता है। वो दोस्त जिसने उसके घर पर नक़ब लगाई थी, उसको उसकी बीवी की वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी बीवी की वीडियो वायरल कर दूँगा। ये बात जो है, ये उसको बड़ी तकलीफ़ दे लगती है। वो उससे लड़ता है, झगड़ता है और कहता है तुम बहुत ही बेशर्म इंसान हो और इसको डिलीट करो, लेकिन वो इनकार कर देता है और फिर ये झगड़ कर अपने-अपने घरों को लौट जाते हैं। उसके बाद जब कई दफ़ा शैलेंद्र उसे कहता है कि इस वीडियो को डिलीट करो, वो जब नहीं मानता, तो आखिर शैलेंद्र एक प्रोग्राम बनाता है। वो एक प्लान बनाता है और उसको अपने घर बुलाता है और कहता है, चलो छोड़ो, तमाम झगड़े ख़त्म करते हैं और हम बात को तय करते हैं। घर में वो शराब की बोतल रखता है, उसको पिलाता है और उसके अंदर उसने ख़्वाब की गोलियाँ मिला दी होती हैं, बेहोशी की नहीं मदहोशी की, जिसको पीकर वो थोड़ी देर के लिए मदहोश हो जाता है। शैलेंद्र उसका फ़ोन पकड़ता है और उस फ़ोन में से अपनी बीवी की वीडियो अभी डिलीट करने ही वाला होता है कि सचिन जो है उसकी आँख खुल जाती है। वो होश में से कहिए कि आ जाता है, वो लपकता है इसकी तरफ, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई होती है।
जिसमें कि सचिन जो है वो उसे बहुत मारता है और शैलेंद्र जो है अपने आप को बचाने के लिए किचन की तरफ दौड़ता है, वहाँ से छुरी उठाता है और उस पर पै दर पै वार करता है। इस तरह से सचिन जो है अपने अंजाम को पहुँचता है। वो गंदा शख्स जिसने अपने दोस्त के घर पर नकब लगाई। लेकिन यहाँ पर अब सचिन का दोस्त शैलेंद्र परेशान होता है, सोचता है मैं क्या करूँ? फिर वो उसके टुकड़े-टुकड़े करता है। टुकड़े-टुकड़े करके उसके अंगूठे को पीस कर कीमा बना देता है कि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स जो है पुलिस को ना मिल सके। उसके बाद वो इस कीमे को बाहर जानवरों को डाल देता है कि कोई ना कोई कुत्ता खा ही लेगा। उसके बाद वो इसके बाकी जिस्म के टुकड़े-टुकड़े करता है और फिर जहाँ पर उसका टैटू बना होता है उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर देता है। लेकिन टैटू का निशान तो मसक कर देता है, लेकिन जहाँ पर 3 डॉट्स थे वो उससे गलती से रह जाते हैं। वो 3 डॉट्स को मैच करना या उसको टुकड़े-टुकड़े करना या उसको मिटाना उससे रह जाता है, जिसकी वजह से पुलिस जो है उस तक पहुँचती है। अब ये जो 3 नुक्ते थे, ये पुलिस को उसकी शनाख्त बताते हैं और उसके भाई तक पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से कहानी जो खुलना शुरू होती है, तो यहाँ शैलेंद्र तक पहुँचती है। शैलेंद्र कहता है कि मैं अपने किए पर नादिम नहीं हूँ, क्योंकि इसने दोस्ती के नाम पर ये दोस्ती के नाम पर धब्बा है, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने गलत किया। हाँ, मैं इसको मारना नहीं चाहता था, ये सब कुछ गुस्से में हुआ और जब हो गया तो हाँ, मुझे पुलिस को बता देना चाहिए था, लेकिन वो करने के बजाय इसने जो किया वो उसके टुकड़े-टुकड़े करना और कीमे बनाना, ये सब कुछ जो है इसका वो कोई जवाब ना दे सका। ये केस जो है अभी चल रहा है और इस पर जो भी फैसला आता है, लेकिन लोगों के लिए बड़ी सीख है इसमें। अपने घरों में दोस्तों को ठहराने से पहले ज़रा इस बात पर भी गौर कर लीजिएगा। किसी पर भी ऐसा एतबार ना करें और अपने घर की चादर चारदीवारी के तकद्दुस का खुद ही ख्याल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।